सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सादिया सैमसन। कल का दिन बहुत ही अहम समझा जा रहा है। पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात का कल तीसरा सेशन होने जा रहा है। सेनेटर्स इरफान सिद्दीकी साहब कह चुके हैं कि असल में तो ये पहला दौर लग रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब इस पर ये बात करते हैं कि जो साइड शो पीटीआई ने लगाया हुआ है इसको ख़त्म करना होगा। अब पीटीआई से एक्सपेक्टेशंस ये है, जो बयानात सामने आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि कल तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात वो लेकर जाएंगे, सेशन में रखे जाएंगे और शायद इसी वजह से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे हैं कि ये पहला दौर होने जा रहा है या बाकायदा तौर पर अब से मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे कौसर काज़मी साहब हैं नून लीग से और हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब पीटीआई के रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। अहम बात यह है, पहले पीटीआई का मौक़िफ़ इस पर जान लेते हैं कि पता चले कि अब मुज़ाकरात में क्या अहम पॉइंट्स हैं। शौकत साहब जब मुज़ाकरात की जानिब दाखिल हुए थे तो उस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई, जो 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई, फॉर्म 47 फॉर्म 45 की हुकूमत के मामलात और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुतालबात थोड़े तब्दील हुए हैं। क्या है मुतालबात, पहले वो हम मेज़ पे ले आते हैं फिर बात करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुतालबात तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ जो कुछ हुआ, अगर हम वो चीज़ें लेकर चलें तो डे वन से जितना जो चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल होते रहे, जो लोगों के घरों को मसमार किया गया, कारोबार तबाह हुए, लोगों को जेलों में डाला गया, घरों पे छापे, ये सारे, फिर उसके बाद 26 नवंबर आता है, उसमें जो गोलियां चली, लोगों को मारा गया। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान ने जो है ना, सबको एक साइड पे रख के दो चीज़ें उन्होंने कहा कि ये कर लें। एक, जो बेगुनाह लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है और उनके बारे में उनको बेगुनाह जेलों में रखा गया है, कोई केसेस है नहीं, उनकी रिहाई हो जाती है, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस पे बात की जाए। और सेकंड ये कि जो बार-बार कहा जाता है कि जी 9 मई और 26 नवंबर की जो ज़िम्मेदारी वो पीटीआई की है और फिर उस पे दहशतगर्दी के लेबल लगाए जाते हैं, इंतशारी कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात हो, जुडिशल कमीशन बने ताकि ये चीज़ साफ हो कि सियासत के अंदर रहकर हमने क्या गलती की है। अगर हमने की है तो बिल्कुल हम बताएं, कौम को बताएं, एक जुडिशल कमीशन बने, वो बताए जी कि किसकी क्या गलती है। तो इस पे मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ है कि अगर हुकूमत के अंदर कोई खौफ नहीं है, हुकूमत ने किसी चीज़ को छुपा नहीं रही है, तो मेरे ख्याल से क्या मसला है कि अगर वो जुडिशल कमीशन बना दे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो आए रोज़ बयानियाँ बनाते हैं कि जी ये दहशतगर्द है, ये इंतशारी है, तो कौमी टीवी चैनल पे ऊपर आकर बार-बार अगर हम यही नारा लगाते रहेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? नफ़रतें बढ़ेंगी। ऐसे मौके के ऊपर जब मुज़ाकरात भी शुरू है, तो ये हम ये चाहते हैं कि देखें, मुज़ाकरात के अंदर बिल्कुल जो भी चीज़ डिस्कस करनी है, अगर गवर्नमेंट ने भी कुछ पूछना है तो करें, मुज़ाकरात में करें, लेकिन जो इनके वज़रा जिस अंदाज़ से आके हमलावर होते हैं, जिस अंदाज़ से वो बयानात दे रहे हैं कि जी ये तो पहले नहीं करना चाहते थे, अब क्यों करना चाहते हैं? अगर हम आपको यही जवाब देते रहे, तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं ना कि आपने ये क्यों किया है? कानून आइन से मावरा काम क्यों किए? ठीक तो हो इस गया, फिर तो वो चीज़ें साहब बढ़ती का जाएँगी। पॉइंट ले लेते लेकिन अगर हैं। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, वो मुल्क के लिए हो, आप तो फिर चाहते हैं एक कि दूसरे को मुज़ाकरात सुनना हो पड़ेगा। और मुल्क के लिए हो, ये पॉइंट आ गया है। इस पर मैं बात करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई का ओवरऑल टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है। इससे पहले बताया जा रहा था कि ये हुकूमत तो रह ही नहीं सकती, इसके साथ तो काम ही नहीं हो सकता। अब आप वसी तर मफाद की बात कर रहे हैं। कौसर साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। ये बताइएगा कि ऐसे लगता है कि जैसे नून लीग में दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा थोड़ा सुकून से इस डायलॉग को आगे लेकर जाना चाहता है, दूसरा धड़ा बहुत अपफ्रंट आकर ये कहता है कि भाई मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते, इस रवैये के साथ नहीं हो सकते या इनके साथ नहीं हो सकते, इनके मुतालबात जायज़ नहीं है, इस तरह की बात। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कल भी जो सेशन हुआ असेंबली का उसमें ये बात की कि भाई नहीं हो सकते मुज़ाकरात। दूसरी जानिब अयाज सादिक की जानिब अगर देखते हैं तो वो कहते हैं डायलॉग ज़रूरी है। तो क्या ऐसे दो धड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे भाई शौकत यूसुफजई, जब आपका वजीर आला ये कह के निकलता है कि मैं सर पे कफन बांध के निकल रहा हूँ और गोली के बदले गोली चलेगी और हमारी कब्रें खोद देना, ना वापस आए तो जनाजे पढ़ा देना, तो उसको हमला कहते हैं। इसको मुअज़्ज़ब माशरों के अंदर एहतजाज नहीं कहते। एहतजाज वो है जो कल आपने किया है, हु की आवाजें जो थी ना, उसको मुअज़्ज़ब एहतजाज कहते हैं। जो एक वज़ीर आज़म ने हवाला दिया मुअज़्ज़ब कौम का,
उसको भी इन्होंने मजाक बना लिया, क्योंकि हर अच्छी चीज इनके लिए काबिल कबूल होती नहीं है। अब जब आपने हवाले दिए बहुत सारे कि हम फलां से पीछे हट गए, फलां से पीछे हट गए, 2 मुतालबात हमारे रह चुके हैं, 2 भी नहीं रहे भाई, आपके 2 मुतालबात भी बिल्कुल खत्म हो चुके। जब आपने कल टीवी पे बैठ के अली अमीन गंडापुर ने उनको ओन किया, लोगों को, जिन लोगों को डिसऑन खान सब करते रहे, जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता रहा, जिसको ये कहा जाता रहा कि ये एजेंसीज की और पीएमएलएन की कार्रवाई है, हमारे लोग नहीं थे। अब उन लोगों की रिहाई का मुतालबा करके आपने रियासत पे आज तक जितने भी इल्जामात लगाए थे वो खत्म हो चुके हैं। आप मैंडेट का ठीक हो गई। कौसर साहब मेरे सवाल का जवाब भी देते। मैंने सवाल ये किया था, आई थिंक यूसुफ साहब को तो आपने कर ली है बात उनसे, मुझे ये बता दें कि क्या ऐसे 2 धड़े हैं, एक धड़ा एक जी जी बिल्कुल, कम टू इट ना, फिर शॉर्ट टाइम है मेरा, मैं जो पॉइंट चाहती हूँ उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाएगा। देखिए, धड़े बिल्कुल 2 नहीं है। हर जो हमारा लीडर, जो आला, जो हमारी क़यादत है, उसने हमेशा ये कहा, राना सना हो जो मज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है या ख्वाजा आसिफ हो, हमने हमेशा ये कहा कि भाई 50-50% मामला है। क्यों ऐसा हम कहते हैं भाई? आप खान साहब की ट्वीट उठा के देख लें। अब ये तो जो धड़ेबाजी है, जो अली अमीन गंडापुर ग्रुप हो गया, बुशरा बीबी ग्रुप हो गया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ऐसा लगता है, उनको लगता है, देखिए जो बयान ख्वाजा आसिफ साहब का आया है वो ये कह रहे हैं, उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो नहीं समझते कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या मुज़ाकरात होने चाहिए, बिकॉज ही हैज बीन सेइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। दूसरी तरफ का रवैया देखें ना आप, खान साहब के, अगर खान साहब की खामोशी अगर मुज़ाकरात में संजीदा होते तो इस तरह के ट्वीट होते कि आला दर्जे पे बैठी हमारी क़यादत को अर्दली का कह दिया जाए। क्या ये वो कहते कि ये इख्तियार नहीं है, हम मालिकों से बात करेंगे? जब इस तरह की बातें होंगी तो यकीनी तौर पर मुज़ाकरात में इनकी गैर संजीदगी नजर आएगी। अब मामला, क्योंकि आप बीच में बोलती हैं, मुझे वक्त नहीं दे रही, मुझे बोलने दे, मैं आपको वजूहात बता सकता हूँ। वजूहात ये है सादिया कि ये जो मामला 21 का है ना, ये अभी तक ताखीरी हरबे इनकी जानिब से है। ये चाहते हैं कि कोई हल्फ उठा के हमारे लिए फोन कर देगा तो हमारी सत्ते खैर हो जाएगी और हमारी जान छूट जाएगी। ऐसा होना नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस, जिसको अभी ये सीरत नबी के साथ जोड़ रहे हैं, खुदा, मुझे बड़ी हैरत होती है जब इस किस्म का टच दिया जाता है। आप किस तरीके से इन बरगजीदा और पाक हस्तियों को अपनी गंदी सियासत के साथ जोड़ते हैं। भाई, माले हराम से बनी मस्जिद में भी नमाज मकरूह तहरीमी होती है। आप वहां भी नमाज नहीं पढ़ सकते और आप तालीमी दरसगाह में माले हराम लगा के और उसको मजहबी टच देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा हो नहीं सकता भाई। आप कौम से इस तरीके से मजहबी टच का इस्तेमाल न करें। अब एनसीए के साथ जो कुछ हुआ वो तो एक नविश्ता दीवार आपको नजर आता है। वो जो चोरी और डाका इन्होंने मारा क्यों? एक तो ठीक है कौसर साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। यूसुफ साहब, मैं 109 की जानिब आना चाह रही थी, लेकिन चूंकि अब कौसर साहब जिक्र कर चुके हैं, मुझे आपसे सवाल ये करना था कि आपने सुना होगा फैसल वावड़ा साहब ने 1-2 दिन पहले भी एक प्रेसर किया था, उस पर उन्होंने कहा कि जी 190 मिलियन केस जो है ये ओपन एंड शट केस है, इस पर तमाम सबूत मौजूद हैं। फिर उन्होंने एक ही साथ बात कर दी कि जी 20 जनवरी को देखना होगा कि फैसला क्या होता है। सो आर वी लुकिंग एट समथिंग एल्स? फिर इससे पहले जब भी पीटीआई वाले बात करते रहे हैं इस केस के बारे में, तो वो कहते हैं फैसला आना चाहिए। कल उन्होंने भी बात की, फैसल चौधरी साहब ने बात की, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आ गया। उन्होंने कल कह दिया कि जी अच्छा हुआ, मौखर हो गया फैसला। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, अच्छा तो नहीं हुआ है। हम तो चाहते हैं कि फैसला हो जाए ताकि हम इससे अपर जो अदालत है उसमें जा सके, क्योंकि ये तो देखें ना, इतना अरसा इन्होंने लगाया इसके ऊपर, इनको समझ नहीं आ रही कि लिखें क्या लिखें, फैसला क्या लिखें। इतने बड़े बड़े दावे जो किए हैं और अब जाहिर है उसको साबित भी करना है इन्होंने कि उसमें करप्शन हुई है तो कहाँ पर हुई है, क्या 1 रुपया, क्योंकि अदालतें तो इस तरह नहीं होती है ना। महफूज हो चुका है ना, चूंकि बानी पीटीआई अपीयर ही नहीं हुए तो इस वजह से वो फैसला सुनाया ही नहीं गया। इफ देयर वाज सो, अगर इतना ज्यादा वेट किया जा रहा था महफूज फैसले को सुनाए जाने के लिए और उसको सुनने के लिए, या उसको आगे वो पहुंचाया जाता, तो फिर तो आना चाहिए था बानी पीटीआई को सुनने के लिए ना महफूज फैसला। नहीं देखें, वो तो जाहिर 11 बजे टाइम दिया था, 11 बजे से पहले वकला पहुंच गए थे, उन्होंने 8 बजे ही सब कुछ वाइंड अप करके चले गए थे। वो तो 3 बजे तक अदालत होती है। आप समझते, हमें भी पता है अदालतों का, हम भी भुगतते रहे इन सारी चीजों को। देखिए, अगर इमरान खान नहीं आए, उनके वकील नहीं आए, तो फैसला कहाँ चला गया? क्या नवाज शरीफ आए थे जब उनको फैसला सुनाया जा रहा था? यानी आप ये कह रहे हैं कि फैसला सुना दिया जाना चाहिए था, तो कोई आपकी ग्रीवेंस नहीं होती कि जी बानी पीटीआई की मौजूदगी के बगैर ही फैसला सुना दिया गया है?
फैसला तो वैसे भी उन्होंने लिखा है ना, फैसला तो किसी ने लिखा है ना, तो फैसला तो सुनाया जाएगा। जो फैसला है वो सुना देना। ऐसा बहुत उसमें मुमकिन क्या है कि जो भी अगली हमें अगली पता है, बार भी नहीं हमें पहुंचे पता है। बानी पीटीआई तो फैसला सुना दिया जाए, फिर पीटीआई को कोई एतराज तो नहीं होगा ना। देखिए देखिए हमें देखिए फैसला तो ऑलरेडी उसमें कितनी तरामीम हो चुकी हैं। जो हमारी इत्तलात के मुताबिक उन फैसले में बड़ी तरामीम हो चुकी हैं, और हर उसका पलक न ये सारी चीज क्या कहते हैं उसे, कि वो सारे देखे गए हैं कि कहीं इसमें न पकड़े जाएं, इसमें हम न पकड़े जाएं। ये सारी चीजें इन्होंने देखी, इनको कुछ मिला नहीं है। ये सजा सुना देंगे, मैं बताता हूँ सुना दे, बेशक सुना दे। ये कहते हैं कि ये सजा, और उसमें है क्या, मैं आपको थोड़ी सी यानी पीटीआई ऑलरेडी बैकग्राउंड माइंड बता मेक कर चुकी है कि दूं, उसने आवाम ऊपर को जाना पता है। चले, आवाम को फिर पता चले कि ये है क्या। देखिए ये एनसीए जो है ना, वहां पे जो एजेंसी है, उन्होंने पाकिस्तान को इतला की कि ये आपके 190 मिलियन पाउंड है, जी अगर आपने लेना है तो मेहरबानी करें, आप इसको वो ना करें, ओपन ना करें, लेकिन आप हमें बता दें आपको चाहिए ये पैसे तो हम आपको भेज देते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप अगर इसको ओपन करते हैं तो आप अपना वकील कर लें और फिर आप इसको साबित करें। तो पाकिस्तान को फिर साबित करना पड़ता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है। और इस तरह बहुत सारे केसेस हमारे खत्म हो गए, हमारे बड़े पैसे जाया हुआ इस पे। तो ये फैसला हुआ कैबिनेट की तरफ से कि 190 मिलियन पाउंड्स अगर आ रहे हैं और हमें साबित करने की जरूरत भी नहीं है तो आने दो। तो ये हुआ है, और वो पैसा अगर चला गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में तो आज भी वो पैसा पड़ा है। गवर्नमेंट कह सकती है कि ये पैसा यहाँ नहीं चाहिए हमें, ये इस अकाउंट में चाहिए, और उस पर इंक्वायरी कर दे, इस बात खत्म है। ये पैसा किसी के जेब में ठीक हो तो गया। नहीं यूसुफ गया। साहब कह रहे हैं पैसा तो पड़ा ये है, टोटल आप केस। बता दें कौन से अकाउंट में मुझे चाहिए कौन सादिया सा। सादिया सादिया मुझे उसमें मुझे मजे सिर्फ की अभी बात एक ये, मिनट उसमें मजे दीजिएगा। की बात मैं ये बड़े कि मुफस्सल जवाब आपको 1 मिनट में 230 दे रहा हूँ। अरब रुपए 20 अरब रुपए उस पर सूद लिया ऐसा गया नहीं है। है, गवर्नमेंट ने ऐसा 20 नहीं है। अरब बड़ी रुपए बड़ी उन्हीं पैसों का सूद किया। सादगी के साथ बड़ा त्रोड़ मरोड़ के शौकत साहब ने इसको मोड़ा है, क्योंकि मैंने बरतानिया तोड़ के मोड़ के अंदर नहीं किया, 17-18 साल एक मिनट यूसुफ 17-18 साल साहब मेरा ले लेते कयाम ना है। कौशल साहब का पॉइंट। और बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मैंने इस केस को खुद कवर किया है बरतानिया के अंदर। तो अब मैं इनको बताता हूं कि एनसीए काम कैसे करती है। वो रियासतों को ये नहीं कहती कि आपको चाहिए तो ले लें, नहीं चाहिए तो बता दें, आपको केस करना पड़ेगा, आप ही देख लें। एनसीए के अंदर इस तरह होता है कि जब भी अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत, जो बरतानिया का एक बड़ा मौसर कानून है, उसके तहत जो डर्टी मनी होती है जिसको आप बता नहीं सकते, जिसके जराए नहीं बता सकते, उसको जब्त कर लिया जाता है। फिर आप पे वो फ्रीजिंग जो ऑर्डर हुए थे, उसके बाद जो पेप्स होते हैं जिसको पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनैलिटीज कहा जाता है, जिस तरह ताजिकिस्तान का एक फर्क था और एक आजरबाईजान का, तो उनकी रियासतों को वो पैसा लौटाया गया एनसीए की जानिब से। अब 2 मुआहदे हैं, एक मुआहदा मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान, और एक मुआहदा हमारे जो एसिड रिकवरी यूनिट है उसके और एनसीए के दरमियान हुआ था। अब जो बरतानिया में मलिक रियाज और एनसीए का मुआहदा हुआ, उसको क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है उसके तहत वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते किसी भी सूरत में। ये यहाँ का कानून है। अब मलिक रियाज साहब ने अगर कुछ नहीं किया तो उन पे, उनके बेटे पे, उनकी अहलिया पे, उनकी बेटी पे 10 साल का बैन क्यों लगा बरतानिया में? 10 साल उनका वीजा जो लगे हुए थे वो मनसूख क्यों हुए, और पैसा बजाय रियासत पाकिस्तान के उनके जो जुर्माने की मद में अकाउंट था उसमें क्यों आया? तो ये एक ओपन एंड शट केस है, इसको आप यूं नहीं मोड़ सकते। हाँ, जो फायदा लिया गया उसके बाद मलिक रियाज से जो ऑडियो लीक्स हैं, हीरे की अंगूठियों से लेके अलकादर की जमीन तक, जिसको अभी सीरत नबी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा डाका है। अच्छा, ये डाका डला क्यों? 2033 तक प्लान बना के बैठे हुए थे सादिया, ये प्लान बना के बैठे हुए थे कि हम आर्मी चीफ हमारी मर्जी का, हम 2033 तक हमारी हुकूमत है, इसीलिए ये बेवकूफाना किस्म की चोरी और एक खुला डाका इन्होंने मार डाला। इनको पता नहीं था कि हमारा जाना एक मिनट मेरे पास रह गया। कौशल साहब, आई थिंक आपने अपना पॉइंट दे दिया है। यूसुफ साहब, एक तो जो आप बात मुख्तसर करना चाहते हैं वो आप कह दीजिए, और दूसरा कल मुज़ाकरात का तीसरा सेशन है, क्या इस माइंडसेट के साथ आपको लगता है कि मुज़ाकरात में कोई फायदा हासिल हो सकता है? नहीं, मुज़ाकरात की तो मुज़ाकराती कमेटियां दोनों बनी हैं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, देखें, पहली बात तो ये है कि क्या ये पैसा पड़ा है या नहीं पड़ा है। 20 अरब रुपए उससे हुकूमत ने सूद वसूल किया है या नहीं किया है। तीसरा मेरा ये वो है कि अलकादर ट्रस्ट का जो जमीन है वो किसकी है, इमरान खान की है या अलकादर ट्रस्ट की है? ठीक है, आई एम एट द शॉर्ट टाइम। आप दोनों, मेरे पास टाइम, अच्छा ठीक है, टेक अ मिनट।
ठीक है जी, कौसर साहब दीजिए, अलकादर की मुख्तसर जमीन जवाब पे- दीजिए। अलकादर की जमीन पे आपने ट्रस्ट बना के बुशरा बीबी ट्रस्टी बन चुकी है, वहां पे जमीन आपको मिल चुकी है। ट्रस्टी कौसर काजमी या सादिया नहीं है, ट्रस्टी जो है वो इमरान खान मुझे है तो और पाक ही साथ रखे बुशरा बीबी है। ठीक है ना, ये जो मामला होता है भाई, वो जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है वो जुर्माने के लिए बना था। आपने मलक रियाज का जुर्माना उन पैसों से अदा कर दिया है और उसके एवज उनसे जमीन दे के एक खुला डाका डाला है आपने, तो इससे आप भाई राय मैं फरार उसी इख्तियार पैसों की नहीं कर बात कर सकते। रहा हूँ ना जो बेशक 190 मजहब की पाउंड मिले हैं, चुप है आप वो पैसे भाई। कहाँ वो है? जो डेटी मनी थी वहां पे शहजाद अकबर साहब क्यों वो भी मनी मुलाकातें थी करते मेरे रहे हैं भाई। जाके? मैं तो सिर्फ ये मलक पूछना रियाज चाहता से हूँ कि क्यों 190 मुलाकात करते पाउंड रहे जो हैं? आए थे उनकी बेटी बरतानिया के ने घर जो दिए थे पेडिंगटन वो में किस क्यों अकाउंट में मुलाकातें गए हैं? करते रहे हैं? वो इमरान जो खान के खुफिया अकाउंट में मुलाकातें गए हैं हुई है या वो क्यों सुप्रीम होती कोर्ट रही के है? अकाउंट में गए? ये जो खुफिया मुलाकातें थी, असल यही चोरी की ठीक वजह है है। भाई। ये बड़ा साफ केस है, इसमें खान साहब की अगर बचत होती है तो फिर तो डील ही डील वाली बात होगी। मतलब कोई अगर ये 1 रुपए साफ और की बचत शफाफ बता मामला है देना तो कहाँ साफ से है। हुई है? चलिए जी, मुज़ाकरात का कल तीसरा दौर होने जा रहा है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तक कोई अगर इस पूरे मुज़ाकरात के 2 सेशंस होने के बाद इसकी कोई शक्ल सूरत नहीं निकल पाई है, तो कल कुछ ऐसा हो सके जिस तरह से सेनेटर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि कल पहला दौर होगा और पीटीआई इस सोच के साथ आ रही है कि वो रिटन मुतालबात दाखिल करवाएंगे कल। क्या इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? बहुत शुक्रिया कौसर साहब, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, आपने भी अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची में अगवा होने वाले बच्चे सारिम के हवाले से क्या पेशरफ्त हो चुकी है। पुलिस अब तक कह रही है कि कोई मजीद सीसीटीवी फुटेजेस सामने नहीं आई है, बच्चे का कोई वेयर अबाउट्स पता नहीं चल पा रही। कल वालिदैन की गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है, क्या उन्होंने कोई वादा किया है, क्या कोई तसल्ली दी है कि इंतजानी कराई है, इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके नॉर्थ कराची से गायब होने वाले 7 साला बच्चे सारिम के वेयर अबाउट्स का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। ऐसा लगता है कि जो पूरे शहर कराची के एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वाक़े से वाकिफ़ है, उनको सब पता है कि क्या हुआ, कब, कैसे कैसे टाइमलाइन पे चीज़ें किस तरह से मौजूद हैं, लेकिन इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। इतने बड़े शहर में इतनी मुतहरिक पुलिस, इतने सारे इदारे, उसके बावजूद अभी तक क्यों कुछ नहीं पता चल सका, ये बहुत हैरानकुन बात है। इसी पर बात करते ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी रहनुमा। ज़फ़र साहब, आपने हमसे बात की और कोशिश करेंगे कि सारिम के पेरेंट्स में से भी किसी को हम लाइन अप कर सके ताकि पता चल सके कि इस वक्त कहाँ खड़े हैं, सिचुएशन क्या है। ज़फ़र, बहुत पेचीदा होता चला जा रहा है। जैसे ही कोई सिरा पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है यहाँ भी इसके पीछे भी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ताज़ा तरीन यही बात सामने आ रही है कि जी जब बच्चा गायब हुआ तो लाइट ही मौजूद नहीं थी, यानी इसी वजह से सीसीटीवी कैमराज से कोई भी फुटेज सामने नहीं आ पाई है। ये बहुत अजीब है। कराची इतना बड़ा शहर है, इतने सारे फ्लैट्स हैं और अब बड़ी आम सी बात है हर फ्लैट में इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद होना। देखिए, मैं कहूँगा इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा कि मेरे पास किसी इदारे का पेपर नहीं पहुंचा, उस बच्चे की गुमशुदगी का कोई इश्तिहार नहीं पहुंचा। उसकी माँ पोस्टर लेके गली गली फिर रही है। उसकी माँ ने एक कंप्यूटर पे प्रिंट आउट निकाला हुआ अपने बेटे का और उसको लेके गली गली फिर रही है कि मेरा ये बच्चा है 5.5 साल का, ये मदरसे गया था सिपारा पढ़ने अपने भाई के साथ, भाई तो वापस आ गया, ये वापस नहीं आया, मुझे मेरा बच्चा जिंदा दे दो। कल मैं गवर्नर सिंध साहब को लेकर उनके घर गया था। आप यकीन जाने उसकी माँ सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि इतनी शदीद सर्दी है, इसके अंदर मेरे बच्चे के पास कंबल लिहाफ होगा, स्वेटर जैकेट होगी, मेरा बच्चा कहाँ है, जमीन पर है, आसमान में है, जिंदा है, मुर्दा है, खुदा के लिए मुझे कोई तो बताओ, कोई तो मुझे लेके बैठो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कोई तो मुझे कहीं लेकर जाओ, मेरे बच्चे को ढूंढे, कोशिश करे। वो तो परेशान है, सर पीट रही है अपना। कल उनको शायद सीपीएलसी को या किसी और इदारे को भी केस उन्होंने सौंपा। उनकी फैमिली मुझे बता रही थी, गवर्नर साहब ने तो ये तक बोला कि जिस किसी के पास है खुदा के लिए ला दो, मुझसे इस माँ का दर्द नहीं देखा जा रहा, मैं तुम्हारी सजा माफ करवाने की कोशिश कर लूंगा, लेकिन अगर 12 घंटे में नहीं दिया तो मैं जिस हद तक मुमकिन होगा तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भाई बात सिंपल सी है, ये बच्चा पुल के इस पार का है, ये बच्चा आवाम का है, ये बच्चा किसी मिनिस्टर का नहीं है, ये बच्चा किसी फैक्ट्री के मालिक का नहीं है, ये बच्चा किसी सरमायादार का नहीं है, ये बच्चा किसी ब्यूरोक्रेट का नहीं है, नहीं तो अभी कौमी मसला होता। ये बच्चा तो आम आवाम का बच्चा है। अभी आप देखिएगा कितने केसेस हुए, हसन स्क्वायर वाले वाकये में क्या हुआ था, ढूंढ रहे हैं, वहीं गली के कोने कचरा कुंडी से बच्ची की लाश मिल गई। खुदा ना करे कि इस बच्चे के साथ उनकी फैमिली
ज़फ़र, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि खुदा न करे इस तरह का कुछ हो और बच्चा सही सलामत अपने वालिदैन तक पहुंच जाए। शैला मोहसिन साहिब हमारे साथ मौजूद की वालिदा हैं। आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, आपका दुख हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको तसल्ली ज़रूर दें। शैला, मुझे ये बताइएगा कि आपकी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी, क्या उन्होंने कोई तसल्ली दिलाई है? क्या कोई एविडेंसेस मज़ीद सामने आ सके हैं? 7 दिन से अब तक क्या बता रहे हैं इदारे, क्या पेशरफ की है उन्होंने इस मामले पर? जी जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने पूरी यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है। उन्होंने अपने जो भी फोर्सेस थे, उन्होंने अपनी आर्मी, अपनी फौज जो भी थी, उन सबको बोला है कि जल्द से जल्द इनका केस मसला सॉल्व किया जाए। वो अपनी हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यही यकीन दिलाया है कि आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। ठीक, तो पुलिस की जानिब से या किसी और इदारे की जानिब से आपसे पुलिस से रब्ता किया है? वो आपके साथ मुसलसल राब्ते में हैं, आपको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें हासिल कर ली हैं अब, और अब किस एंगल से वो मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं? वो अपनी हर लिहाज से तफ्तीश कर रहे हैं। वो जो भी उनसे हो सकता है, आप तसल्ली है आपको तफ्तीश जो? जी जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस अब हर लिहाज से उन्होंने हमें तसल्ली दी है। उन्होंने यकीन दिलाया हमें कि वो हर अपनी मुमकिन कोशिश तक के करे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बस अब अल्लाह की मर्जी है। शैला, मुझे ये बताइएगा कि आपका शक किस पर है? क्या जहन में आता है जब आप अपने बच्चों के बारे में? देखिए, मुझे मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं बाहर ना बैठती हूँ लोगों में, ना मेरा उतना ज़्यादा उठना बैठना है। सिर्फ मेरी फैमिली है, मैं उन्हीं में रहती हूँ ज़्यादातर। मैं कोई बाहर जाना आना इतना नहीं है मेरा। मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, अपना घर और अपने बच्चे देखती हूँ बस। मेरी किसी से क्या दुश्मनी? थोड़ी से और इन्फॉर्मेशन ये भी दे दीजिएगा कि बच्चा बिल्डिंग के अंदर ही अंदर मौजूद है, यानी मदरसा भी बिल्डिंग में है, फ्लैट भी है बिल्डिंग में है? मेरा जो बच्चा है वो फ्लैट के अंदर ही मस्जिद है। अब वो नहीं, मस्जिद में 2 रास्ते निकलते हैं, दोनों बच्चे दोनों रास्तों से, अलग रास्तों से आए हैं। एक बच्चा मेरा पहुंच गया, एक पहुंच नहीं सका। बस कौन से फ्लोर पर है? मस्जिद कहाँ है? मस्जिद ग्राउंड फ्लोर पे है और जो मेरा जो घर है वो 4th फ्लोर पे है। तो आपका बच्चों का आना जाना सीढ़ियों से होता है, जीने से होता है, या फिर एलिवेटर मौजूद है उसके लिए? नहीं, सीढ़ियों से होता है। तो सीढ़ियों पर क्या कोई कैमरास वगैरह मौजूद हैं? नहीं, सीढ़ियों पे ऐसे कोई कैमरास मौजूद नहीं है। फ्लैट में अलबत्ता कैमरास मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेज नहीं हासिल हो सकी। तो ये कैमरे जो है लोगों ने बजाते खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा रखे हैं, या ये बिल्डिंग की एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतजामिया ने लगाए हुए हैं? इंतजामिया ने ही लगाए, लेकिन यहाँ लाइट जाती नहीं थी शायद, इसलिए वो एक्टिव नहीं थे या उस पर कभी इतना फोकस नहीं किया कैमराज पे। तो क्या किसी ने ये बताया है कि हो सकता है कि जानबूझ के लाइट ऑफ कर दी गई हो पूरी बिल्डिंग की? नहीं, जानबूझ के लाइट ऑफ, ये अगर ऐसा होता तो सिर्फ उसी दिन की बात नहीं थी, उससे 15 डेज बिफोर लाइट जाना स्टार्ट हो चुकी थी। अब तो खैर मंथ से भी ऊपर हो गया, लेकिन लाइट जाना शुरू हो चुकी थी। ठीक, तो क्या वक्त था, हमें हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि बच्चे किस टाइम पे मस्जिद जाते हैं, मदरसे से आते हैं, किस अलग रास्ते से वो गुजर जाते हैं, ताकि एक एंगल इसका और मज़ीद सामने आ सके कि किस तरह से बच्चा गायब हुआ। देखिए, मेरे दोनों बेटे जो है ना, वो स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के फ्रेश होकर के 2:15 बजे नीचे मदरसे के लिए उतरते हैं। ठीक है, लेकिन उस दिन 2:25 पे उतरे क्योंकि उनकी टोपी नहीं मिल रही थी, तो जाहिर सी बात उसमें टाइम लगा। 2:30 बजने के करीब से जब मेरे बच्चे गए, और उनकी जो छुट्टी होती है ना, वो 3:30 पौने 4 बजे तक की हो जाती है। कभी पौने 4 बजे भी आ जाते हैं, कभी 3:30 बजे भी आ जाते हैं, उनकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। उस दिन जो मेरे बच्चे गए हैं, तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो पौने 4 बजे आया है घर। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ है, तो उन्होंने कहा सारिम आ रहा है मम्मा, मैं दूसरे रास्ते से, सारिम दूसरे रास्ते से आ रहा है। ठीक है, उमूमन ऐसा होता है कि 5-10 मिनट मेरे बच्चे लेट हो जाते हैं, लेकिन नीचे आवाज़ें आ रही थी, मैं लुक आफ्टर कर रही होती हूँ, ऊपर से मुझे आ रही होती है, मैं आवाज़ देती, फिर वो ऊपर आ जाते, तो मैंने इतना वो नहीं किया, मैंने कहा आ जाएगा। लेकिन जब 10-15 मिनट गुजर गए, 4:05 10 मिनट हो गए, तब मैं उतरी हूँ नीचे। जब मुझे वो हुई कि अभी तक आया क्यों नहीं, इसकी आवाज़ भी क्यों नहीं आई यार, तो मैं डायरेक्ट जो है वहाँ बाहर के रास्ते से वॉचमैन के पास गई। मैंने उनसे तस्दीक की, मैंने कहा मेरे बच्चा यहाँ से गया है कोई क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से तो कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा हम उसके साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वॉशरूम के लिए गया था। उसके बाद फिर मैं मदरसे गई हूँ, उनके कारी साहब से पूछा है, फिर एकदम मोहल्ले में जहाँ बच्चों के फ्रेंड्स थे वहाँ तक के गई। मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चला उसके बाद। मस्जिद में कैमरास मौजूद हैं, जनरेटर मौजूद हैं, वहाँ पर स्टैंड बाय पे कैमरास होते हैं? नहीं है, मस्जिद में कोई कैमरास मौजूद नहीं है, मस्जिद में कोई कैमरा नहीं है। ठीक है, लाइफ स्टैंड बाय। और इससे पहले कोई फ्लैट्स में, बिल्डिंग में वाकया हुआ है बच्चे की गुमशुदगी के? एक मिनट, में भी शायद एक कैमरा है मस्जिद में,
अच्छा ठीक है। बच्चे इससे पहले कोई गुमशुदगी का वाकया इस बिल्डिंग में हुआ? नहीं नहीं, मेरे बच्चे कभी गुमशुदा नहीं हुए। मेरे बच्चे 5 से 10 मिनट बाद ऊपर आ जाते हैं। और आप यकीन करें, जब से सर्दियां आई हैं मेरे बच्चे ना बाहर खेलने के लिए जाते हैं ना कोई कुछ, और क्योंकि बच्चा मैंने गुमा है आज तक? नहीं नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं गुमा है। ठीक हो कभी गया। भी ऐसी लापरवाही नहीं हुई। शैला हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जफर, आपके सामने सारी डिटेल्स आ गई हैं, इससे भी आप जानते ही होंगे, बल्कि आप तो खुद इनसे राब्ते में थे, नहीं, अभी बल्कि ये आपने डिटेल नहीं है, अभी इससे आगे भी कहानी है। अभी इससे आगे भी मैं बताऊं आपको। देखें, जी। इनका बच्चा जब गुम होता है उसके बाद इनको फोन आता है कि जी 20,000 या 20 लाख रुपए दो, जी, तो हम जी। तुम्हारा बच्चा तुम्हें दे देंगे और हम आज के बाद बच्चे अगवा नहीं करेंगे, ये काम छोड़ देंगे। फिर एक और साहब मैसेज करते हैं सऊदीया से कि लाओ तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे 5 लाख भेज दो। फिर एक साहब और कोई 20,000 रुपए का मैसेज करते हैं, मतलब किसी का बच्चा अगवा हो गया और यहाँ मजाक चल रहा है। और इस मजाक के बीच में कहीं कोई सच्चा या कोई जेन्युइन कोई अगवा बराए तावान। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जफर साहब, इससे पहले आप तो इतने इन वाकयात को इतना देखते होंगे, मुझे ये बताएं कि क्या ये इम्पॉसिबल बात है कि 3 जगहों से डिफरेंट कॉल्स आ रही हैं और इसमें से कोई भी कॉल ट्रेसेबल नहीं थी, किसी तक भी नहीं पहुंचा गया? रात में गवर्नर साहब ने बोला है कि हम इसको सऊदीया के जो सफीर हैं वो उनके दोस्त हैं जो यहाँ के एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने कहा मैं उनको इन्वॉल्व करता हूँ और उनको इन्वॉल्व करके ये जो जिस नंबर से कॉल आई है, और अगर ये नंबर को इंटरनेट का नंबर है तो जो उसने अकाउंट नंबर भेजा है, वो जो भी डिटेल भेजी है उसको हम ट्रेस आउट करके उसको वहां से पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन और जो यहाँ मुल्क से कॉलें आ रही थी, अपने मुल्क से जो कॉलें आई हैं पहले, उनका क्या? देखिए, इन्होंने जो बताया कि 3 अलग अलग लोगों ने मुख्तलिफ जराए से इनको मैसेज किए हैं। किसी ने बोला कि हम आइंदा अगवा करना छोड़ देंगे, आखिरी बच्चा होगा, हमारे पैसे दे दो। कोई कुछ मैसेज कर रहा है। मैटर ये है कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर दिन गुजर रहे हैं। 5.5 साल का बच्चा है। अवाम जो पाकिस्तानी अवाम है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मैंने इनके शौहर से पूछा तुम महीने में कमाते क्या हो? बताया 50,000 रुपए, 35,000 रुपए घर का रेंट है, 20,000 रुपए के इलेक्ट्रिक ले लेती होगी, यानी 5,000 के तो हर महीने वैसे ही मखरूज है। उसका बच्चा गायब कर दिया, कोई ढूंढने वाला नहीं है। कौन इसकी मदद करेगा? कौन उसका पुरसाने हाल है? आज दिन में 2 बच्चे और जी, आज 2 बच्चे मजीद हुआ हुए कराची शहर से। हम कहाँ रह रहे हैं? कभी यहाँ डंपर रौंद के मार रहे हैं लोगों को, कभी ट्रॉलर रौंद के मार रहे हैं, कभी बच्चे अगवा हो रहे हैं, कभी गटरों में बच्चे गिर रहे हैं, उनकी लाशें ढूंढी जा रही हैं नालियों में। क्या है ये? यकीनी तौर पर सिचुएशन बहुत अफसुर्दा कर देने वाली है, सैड सिचुएशन है। और फिर जब आपको हल मसले का नज़र ना आए तो फिर ऐसा लगता है कि आप ट्रैप में फंस गए हैं। शैला, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपका बच्चा मिल जाए। तमाम इदारे मिलकर आपके बच्चे के रेस्क्यू के लिए, उसके वेयर अबाउट्स जानने के लिए जो उनकी ड्यूटी है उसे करें और जल्द से जल्द का बच्चा आपसे मिलवा दें। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसकी क्या वजूहात हैं और किस हद तक उस पर काबू पाया जा सके। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम तज्जिया में आपको कहेंगे एक बार फिर खुश आमदीद। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का जिक्र करते हैं, जहां शहर लॉस एंजलिस को ख्वाबों का देश पहले कहा जाता था। लॉस एंजलिस अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड का जो मरकज़ भी रहा है। यहाँ पर 140 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, 200 से ज़ायद ज़बानें बोलते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पॉलिसीट के इलाके में आग भड़क उठी थी और उसके बाद से देखते देखते वो एक बड़ा एरिया जो है उसने अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू के काम का आगाज़ किया गया। लोगों की जो सालों की मेहनत है वो बर्बाद हो गई, लोगों के घर बर्बाद हो गए। इसमें जहाँ फाइनेंशियल लॉस लोगों का हुआ है वो एक जानिब है, लेकिन इमोशनल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लोगों की जानें गई हैं, कई ऐसे तारीखी बिल्डिंग्स हैं जिनको भी नुकसान पहुंचा है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। 7 जनवरी को लगने वाली आग अब बढ़ती चली जा रही है, दूसरे इलाकों को भी अपनी लपेट में ले रही है। और इब्तदाई तौर पर तो कुछ भी नहीं इस बारे में कहा गया था, लेकिन जैसे जैसे इस हवाले से तहकीकात होती चली गई, बताया ये भी गया कि ये आग मुमकिना तौर पर ख़ुद भी लगाई गई है और इस शुबे में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त स्टेटस क्या है? क्या लग रहा है कि इस आग पर काबू पाया जा सकता है? इससे क्या मज़ीद नुकसान का ख़दशा है? कहाँ खड़े हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर कर रही हूँ? उस पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रुमैल कलदूस साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। ये बताइएगा कि ये आग लगी और एक्सपेक्टेशंस, ये ऑब्वियसली कैलिफोर्निया में मुख्तलिफ जब वेदर चेंज होता है, ड्राई वेदर होता है, जंगलात जहाँ भी हैं वहाँ पर आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आग लग रही है। लेकिन इस वक्त क्या स्टेटस है? कितना नुकसान हो चुका है? कितने लोग मुतासर हो चुके हैं? कितने घर या बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं? तकरीबन 40,000 एकड़ से ज़्यादा
एरिया जल चुका है और तकरीबन 12,000 से ऊपर स्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स सब तबाह हो चुकी है और तकरीबन अच्छा खासा एरिया है जो अभी तक वहाँ पे आग लगी हुई है। तकरीबन 18% तक अभी तक इस चीज़ पे काबू पाया है। कुछ एरिया के अंदर जो छोटे एरिया हैं वहाँ पे तकरीबन 35% और कहीं पर 40%, लेकिन ये है कि अभी तक स्टिल जिस तरह हवा का दबाव है, हवा चल रही है 100 किलोमीटर पर माइल के उससे भी ऊपर तेज हवा है और जब तक वेदर ठंडा या बारिश नहीं होती ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। फायर फाइटर लगे हुए हैं, तकरीबन 14,000 लोग इस काम में कार्रवाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके और वेदर अगर साथ दे तो वो मोस्टली एरिया कवर कर ले। ठीक। रुबेल, ये बताइएगा कि इसमें इब्तदाई तौर पर लाइक 1-2 दिन बाद ये डेवलपमेंट सामने आए कि हो सकता है कि ये आग किसी ने लगाई हो। किस शुबे पर ये कहा जा रहा है? क्या ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये आग हो सकता है किसी ने लगाई हो? और इसमें जो गिरफ्तार अफराद हैं उनसे किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी, तकरीबन अच्छा खासे लोगों को 30-35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हुआ ये था कि जब ये पैनिक फैला था तो उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था किस तरह से चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो कुछ इन लोगों को पकड़ा गया और उन्होंने खुद से भी आग लगा के ताकि वो फंड्स वगैरह या हम विक्टिम बच जाए तो जो आगे जो इमदाद का जो मिलने का जो गवर्नमेंट ने वादा किया है वो उसमें शामिल हो सके, लेकिन वो पकड़े गए हैं और जरा उसी वजह से उनको सबको जेल में डाल दिया गया है। तो गवर्नर और स्टेट गवर्नर जो है यहाँ के न्यूसम, उन्होंने काफ़ी सख्त एक्शन लिया है इसके खिलाफ, लेकिन कुदरती आग का ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर वजह से के लोगों लेकिन ने ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं है कि इब्तदा जो हुई वो आग की वो किसी की जानिब से हुई हो, किसी ने लगाई हो ये आग। ये इब्तिदा तो नहीं हुई थी, लेकिन जब ये जो फायर जंगल के अंदर फायर स्टार्ट हुई है उसके बाद से फिर लोगों को समझ में आया। राइट। और ये भी मुमकिन है क्योंकि ऐसे मौसम में ये जो ड्राई वेदर होता है और फिर हवा जिस रफ्तार से चल रही है, लाइक कोई भी जो बोन फायर वगैरह होता है और इस तरह की चीज़ों से भी आग लग जाती है। तो क्या इस एंगल से भी इस पर तहकीकात की जा रही है? कैलिफोर्निया एक्चुअली मशहूर है ये वाइल्ड फायर वगैरह जो होती है ये यहाँ पर होती रहती है, नॉर्मल है। लेकिन इस किस्म का जो सिनारियो अभी फैल चुका है वो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हल्की फुल्की छोटी मोटी आग होती रहती जंगलों में, लेकिन जो रेजिडेंस एरिया तक पहुंच गई है तो इसमें भी अभी तक कुछ कह नहीं सकते। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, किसी ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया क्लियरली कि ये ऐसा हुआ है। राइट। इमोशनल लॉस भी बहुत सारा है इसमें ऑब्वियसली लोगों के, जहाँ फाइनेंशियल लॉस इसमें हुआ है वो तो एक तरफ है। बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर एक्टर्स हैं, हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनके घर भी हैं। बहुत मुमकिन है कि उनको इनका रिफंड भी मिल जाएगा, उनकी इंश्योरेंस भी होगी, वो एक तरफ निकाल देते हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अजीब थी, जैसे लूट मार लोग करने लगे, फिर उसकी वजह से नेशनल गार्ड्स को लगाया गया। अमेरिका के हवाले से या इस तरह के ममालिक में इस तरह की सोच आमतौर पर रखी नहीं जाती। तो एक तो ये थोड़ा बताइएगा ये क्या मामला रहा वहाँ पर कि लोग दूसरे लोगों के घरों में चले गए और वहाँ पर रेस्क्यू जो एहलकार हैं उनके कपड़े पहनकर लोग अंदर चले गए, ये क्या मामला था? असल में 9/11 के बाद अमेरिका भर में बल्कि दुनिया भर में फाइनेंशियल का सामना करना पड़ा है और यहाँ अमेरिका भी इफेक्ट हुआ है चीज़ से। तो क्राइम रेट वगैरह तकरीबन अमेरिका में हर जगह बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोग इस तरफ जा रहे हैं। लोग हालांकि गवर्नमेंट उनको इमदाद देती है, लेकिन बस वो कुछ एरिया है जहाँ से वो करते हैं। जी ठीक है। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा कि ये जो इमोशनल लॉस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लोगों की जानें तो गई हैं लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, 10,000 ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या अमेरिका में आमतौर पर, पाकिस्तान में तो समझा जाता है कि अब रीगेन करना अपनी डॉक्यूमेंटेशन को, अपने रिकॉर्ड्स को, एक मुश्किल अमल है। ओवर देयर इन USA क्या है, किस तरह से लोग वापस अपनी इन चीज़ों को हासिल कर सकेंगे? फाइनेंशियल लॉस अगर साइड पे भी रख दें तो। जी, यहाँ पे अमेरिका में इदारा है, फीमा के नाम से इदारा है जो इस वक्त ये सारे काम कर रहा है, गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा है। वो तकरीबन शेल्टर वगैरह प्रोवाइड किए हैं, रेड क्रॉस वाले भी आ चुके हैं गवर्नमेंट के इदारे से, और कैश एड उनको प्रोवाइड की जा रही है जो इसमें विक्टिम है जिनके घर तबाह हो गए हैं। अभी रिसेंटली कल अनाउंस किया रात में गवर्नमेंट ने कि जिन्होंने जो इफेक्टेड हुए हैं, जिनके घर, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब तबाह हो गए हैं, अगर वो रेंट पे थे तो वो रेंट के अंदर उनको टाइम दिया जा रहा है। अगर वो मॉर्गेज पे करते थे तो उनको हर चीज में टाइम दिया जा रहा है। जो टाइम दिया जाएगा लेकिन उनको कोई फंडिंग तो नहीं हो सकेगी ना?
फिलहाल तो फंडिंग तकरीबन $725 पर विक्टिम को यहाँ पे वन टाइम पेमेंट मिल रही है, और जो तकरीबन $5.1 मिलियन ये दे चुके हैं इस फंडिंग में, और $2.5 बिलियन का गवर्नर ने फाइल किया है कि हमको और फंड चाहिए। ठीक, यानी $750 पर फैमिली पर फैमिली पर विक्टिम कह लें आप, जिनको अफेक्टेड हुए इसके अंदर। अभी करंट सिचुएशन है, अभी रिसेंटली अनाउंस किया $750। सही। तो जो पॉइंट ऑफ फायर है वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस फीसद या कितने फीसद वहां पर आग पर काबू पा लिया गया है? एक दूसरा, आग कहां तक फैली है, क्योंकि नजदीक की काउंटीज भी अब इसकी जद में आ रही है। जी, वेंचुरा काउंटीज में रिसेंटली कल से स्टार्ट हो गया था वहाँ पे वो थोड़ा, लेकिन ये है कि वो छोटे एरिया हैं, लेकिन हवा की दबाव की वजह से जिस तरह आग फैल रही है तो वो थोड़ी मुश्किलात का सामना है। उम्मीद करते हैं कि अगर वेदर थोड़ा ठंडा हो जाता है या हल्की सी नमी पड़ती है तो उस पे फायर फाइटर को और टाइम मिल जाएगा आग को बुझाने का, लेकिन अभी भी फिलहाल फैल रही है। ठीक है, फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं? क्या इस एरिया को, यानी एक तो ग्लोबल वार्मिंग भी अहम वजह है आग लगने की, उसकी वजह से ओवरऑल कैलिफोर्निया में वैसे ही गर्मी होती है, टेम्परेचर मज़ीद फ़र्क हुआ है कैलिफोर्निया का विद द स्पैन ऑफ टाइम, ड्राई भी हो गया है वक्त के साथ साथ। अब आगे क्या यूएसए की हुकूमत, यूएसए में इस वक्त जो रिजीम चेंज होने जा रहा है, उस बीच भी इसकी कोई मुश्किलात हो सकती हैं या ये सारी चीज़ें स्मूथली सेल करती रहेंगी? एक दूसरा, कैलिफोर्निया को इस किस्म की आग से बचाने का कोई तरीकाकार सोचा जा रहा है? बिकॉज हर साल, बल्कि साल में 2 बार कैलिफोर्निया में इस तरह की आग होती है। जी, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो तैयारियां तो करते हैं कि हर साल कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो इस तरह हैंडल कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इस वाक़े के बाद प्लान काफ़ी सामने आएंगे जो इस वक्त, क्योंकि अभी नए प्रेसिडेंट ने चार्ज लेना है और अभी पुराना प्रेसिडेंट मौजूद है, तो काफ़ी सारी सियासी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और भी मसले मसाइल यहाँ पर हैं, लेकिन होपफुली कि अब नई पॉलिसीज़ और नई चीज़ें कैलिफोर्निया के लिए बने। ठीक है, एक इस वक्त ओवरऑल जायज़ा ले लेते हैं कि इस वक्त ओवरऑल कितना नुकसान हो चुका है, कितना जानी नुकसान हो चुका है, कितना माली नुकसान हो चुका है। क्या हुकूमत इन लोगों को कंपनसेट करने की पोजीशन में हो सकती है या फिर ये वक्ती रिलीफ होगा? लोगों के घर बार जो चले गए हैं, क्या उस हवाले से लोगों को कंपनसेशन मिल सकती है? नहीं जी, तकरीबन 25 लोग इसमें जाबाग हो चुके हैं और तकरीबन 12,000 से ऊपर जो स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जी, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जिसके भी घर तबाह, स्कूल, कॉलेज या बिल्डिंग है जो तबाह हुई है, उनके लिए उनको रियल एस्टेट के साथ गवर्नमेंट मिलके उनको या तो उसी तरह बेचने का कैश प्रोवाइड करेगी, या अगर वो रिपेयर करना चाहते हैं या रीबिल्ड करना चाहते हैं अपना घर तो उसमें उनकी हेल्प करेगी। लेकिन हेल्प करेगी, 100% तो खैर नहीं करेगी, लेकिन हेल्प करने की यकीन दिखाई है। ठीक है, मदद की जाएगी। किस हद तक मदद कर सकती है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मुतासर हो गए हैं, क्या तमाम के तमाम को कोई इसकी कंपनसेशन मिल पाएगी या नहीं? लेकिन यकीनी तौर पर ये आग अभी लगी हुई है और अभी इसका रुख नज़र नहीं आ रहा कि आग कितना टाइम और लेगी ख़त्म होने में। बहुत शुक्रिया रुमैल, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त लॉस एंजलिस में क्या सूरत हाल है और नज़दीक की काउंटीज़ इससे किस तरह से मुतासर हो रही हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम तज्जिया का वक्त भी हो गया है ख़त्म। मुलाकात होगी अगले शो में, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।